इस मंत्रा की एक टेस्ट कंप्लीट हो गया था जो इकोनॉमिक पर बेस्ड था। और ये जो नेक्स्ट टेस्ट मैं लाई हूँ ये एनवायरनमेंट पर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं टेस्ट, मैं शॉर्ट डालती हूँ जिससे क्विक रिवीजन हो जाए। बहुत बड़े बड़े वीडियोस अपलोड करने से पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों ही जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसको कमेंट के माध्यम से मुझे बता दें कि क्या ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं आगे बनाऊं, वरना फिर इसको छोड़ देती हूँ यहीं पे। हालांकि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो पूरा वीडियो देखते हैं, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो उनको बेनिफिट मिल रहा होगा तभी देख रहे हैं। और रिनोन्ड टेस्ट सीरीज़ है तो क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट मिल जाते हैं इससे। तो और आगे करंट अफेयर्स का भी सेशन चलाएंगे। तो और ये जो समय चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और टाइम बहुत कम है, तो टेस्ट सीरीज़ के ही माध्यम से रिवीजन करना बेस्ट होता है। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है किसी जीव के चारों ओर की भौतिक दशाओं, किसी जीव के चारों ओर की जैविक दशाओं या जीवों की परस्पर अंतःक्रियाओं को। तो ये तीनों ही जो है किसी एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं, उसका फिज़िकल, बायोलॉजिकल और उनके बीच का इंटरेक्शन, ये सब मिला के जो है ये एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल रूप में पर्यावरण के कितने प्रकार के संगठक होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पूछा गया है। तो 4 होते हैं, तो हमें ये भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से 4 होते हैं। देखिए जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। तो जो बायोटिक होते हैं जो जिसमें मनुष्य होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और जो एबायोटिक होते हैं जैसे ज़मीन, वायु, एयर, वाटर, ये सब जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एक होता है ऊर्जा का संघटक, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? सौर ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा कारकों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 3 होगा, बायोटिक, एबायोटिक और ऊर्जा, ठीक। मैंने शायद गलती से 4 बोल दिया था। बायोटिक, एबायोटिक और ऊर्जा संघटक। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है धारणी विकास कहा जाता है। मतलब अगर आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि ऐसे यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज को कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी रहे, हमारा डेवलपमेंट भी हो और उनके लिए एनवायरनमेंट बचा भी रहे। यानी अगर जैसे इसको हम इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम 2 पेड़ काट रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो हम कम से कम 5 पेड़ लगाएं भी, 5 नहीं तो कम से कम 2 तो ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को जिसमें आगे आने वाली जनरेशन के बारे में भी हम सोच के डेवलपमेंट करते हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये मेंस में भी पूरा अच्छा खासा इसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक तत्व है? अब वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही है कि इसके लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए। तो देखिए जैव विविधता का संरक्षण, मैं हिंदी में टेस्ट सीरीज़ लाई हूँ क्योंकि लोग हिंदी ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं और इसको मैं इंग्लिश के वर्ड्स से आपको क्लियर भी करती रहूँगी, तो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो जाएगी। जैव विविधता का संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, प्रदूषण का नियंत्रण यानी पोल्यूशन पे कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये तीनों ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो है 1987 में प्रकाशन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था ये भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है निकाला था इसको 1987 में। WCED शॉर्ट करके भी आ सकता है, इसका नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर।
तो इसे जो है आवर कॉमन, इसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। या पूछा जाए ब्रेटलैंड रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो WCED, वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और 1987 में हुआ था। इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था इस रिपोर्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक संगठनों को मिलाने पर क्या बनता है। तो इसको जो दोनों को यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को जब मिला दिया जाता है तो उसको जो बनता है उसको हम बायोम कहते हैं, ठीक है। तो 6 का बी, जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है जल चक्रण कहलाता है, ठीक है, वाटर साइकिल। तो ये तो डायरेक्ट है, सब लोग पढ़े हैं छोटे में वाटर साइकिल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव होते हैं, तो उसमें पूछा है कि स्वपोषी, परपोषी या दोनों। तो ये दोनों ही होते हैं, दोनों तरीके के। तो 8 का सी आंसर इज करेक्ट। अच्छा, स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना खाना स्वयं निर्माण करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, और परपोषी जो उन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही होते हैं। अभी देखिए हम इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ेंगे, अभी ये इजी क्वेश्चंस हैं। सूक्ष्म जीवों को डिकम्पोज़र भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो इसमें पूछा है सही कौन सा है। तो ये सही बात है कि डिकम्पोज़र जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज़र्स भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, फंगस, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो ये सबको पता है कि सन जो है बेसिक सोर्स है। तो हमने इसमें देखे हैं 10 क्वेश्चंस, अगले वीडियो में हम देखेंगे 10 to 20 क्वेश्चंस, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में 4-5 वीडियो अपलोड हो जाएं, जिससे सीरीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।